नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा से घर में वापसी कविता जिसका हम भावार्थ कर चुके हैं उसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। बहुत थोड़े प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, घर एक परिवार है, परिवार में 5 सदस्य है, किंतु कवि 5 सदस्य नहीं उन्हें 5 जोड़ी आंखें मानता है, क्यों। है ना, घर एक परिवार है, सही है, घर परिवार है, परिवार में 5 सदस्य हैं, लेकिन कवि महोदय ने उन सदस्यों को सदस्य न कहकर 5 जोड़ी आंखें कहा है। कवि उन्हें 5 जोड़ी आंखें इसलिए मानता है या कहता है क्योंकि कवि गरीबी को ऐसे अभिशाप के रूप में चित्रित करना चाहता है जिसने परिवार के सभी सदस्यों के बीच दूरियां और संवादहीनता की स्थिति पैदा कर दी है। संवादहीनता माने बातचीत ही नहीं होती है सबके बीच में। गरीबी ने उन सब रिश्तों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसने रिश्तों की ऊष्मा और गर्मी को समाप्त कर दिया है। रिश्तों की ऊष्मा और गर्मी क्या होती है? रिश्तों में जो प्रेम होता है, रिश्तों में जो उमंग होती है, जो उत्साह होती है, एक दूसरे को देख करके, मिल करके, एक दूसरे के साथ उठ बैठ करके, वह सब समाप्त हो गई है। बस अब वे आंखें मात्र है जो आपस में किसी को प्रेम से नहीं देखती बल्कि भाव शून्य और संवेदनहीन हो गई है। उनकी आंखें बस निर्जीव होकर एक दूसरे को ताकती है। उनमें कोई आत्मीयता नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सरसता नहीं है, कोई मिठास नहीं है। इसलिए कवि ने 5 सदस्य नहीं उन्हें 5 जोड़ी आंखें कहा है। ठीक है, क्योंकि बस वे एक आंखें हैं, निर्जीव आंखें, निष्प्राण आंखें, जिनमें कोई प्रेम मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे के लिए कोई लगाव नहीं है, बस सूखापन है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए है से कवि का क्या अभिप्राय है। कवि महोदय ने पत्नी की आंखों को हाथ इसलिए बताया है क्योंकि उनकी पत्नी वह हमसफ़र है, वह जीवन संगिनी है जो उनके मनोबल को कभी भी किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देती। उनकी आंखों में स्नेह तो बरसता ही है, किंतु गरीबी के संघर्ष में, संकट में, आपदा में वे पूरे परिवार को जोड़े रखती है, एक सूत्र बनकर सभी को पिरोई रखती है, जिससे पति परिवार के तनाव से मुक्त रहकर अपनी आजीविका पर ध्यान बनाए रखता है। जैसे हाथ सहारा देते हैं, किसी को गिरने से बचा लेते हैं, थाम लेते हैं, उसी प्रकार पत्नी पति को जीवन में निराशा और दुख से बचाए रखती है और हर दम उसका सहारा बनकर उनका मनोबल बनाए रखती है। इसलिए कवि ने पत्नी को आंखें नहीं हाथ कहा है। और हर पत्नी जो सुगृहिणी है, समझदार है, वे अपने पति के लिए हाथों की तरह ही काम करती है, मतलब अपने पति को जीवन भर सहारा देती है। इसलिए कवि ने पत्नी के लिए हाथ का प्रतीक उपयोग में लिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं से कवि का क्या आशय है। अगर अमीर होते तो क्या स्वजन और करीब नहीं होते। क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं से कवि का आशय है कि भले ही हम खून के रिश्ते से जुड़े हैं, बहुत करीबी हैं, भी पारिवारिक रिश्ते तो सभी खून के ही होते हैं, किंतु प्रारंभ से ही गरीब हैं। इसलिए गरीबी के कारण, अभावों के कारण हम एक दूसरे से अत्यंत आत्मीयता से जुड़ नहीं पाते। गरीबी ने हम सबके बीच दीवार खड़ी कर दी है। हम अपने अपने अभाव में ही डूबे रहते हैं और एक दूसरे से अपनी भावनाएं साझा नहीं करते। अगर अमीर होते तो सभी की आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाती, जीवन में सुख और सुविधाएं होती, तो उन सबका जीवन तनाव और चिंता से मुक्त होता, तो वे अवश्य एक दूसरे के करीब भी आ जाते, हंसी खुशी से अपनी भावनाएं साझा करते, बांटते। लेकिन सच पूछो तो प्रेम तो एक भावना है, उस पर धन की कमी या अधिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जीवन में थोड़ी सहजता और सरसता अवश्य आ जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते। कवि के अनुसार गरीबी और अभाव ही ऐसी व्यवस्था है जिस वजह से प्रेम की भावनाएं मर जाती है और रिश्ते भावहीन और संवेदनाहीन हो जाते हैं और आपस में खुलकर रिश्तों में वे जी नहीं पाते। सभी अपनी अपनी भावनाओं को, परेशानियों को एक दूसरे के साथ बांटने से कतराते हैं, आंखें चुराते हैं। इस प्रकार परिवार में सदस्य तो हैं, खून के रिश्ते हैं,
पर आपस में वे खुलते नहीं हैं, परायों जैसा व्यवहार करते हैं, करीब रहकर भी दूर हैं और स्वजन होकर भी पराये हैं, अजनबी हैं। ठीक है ना, क्योंकि गरीबी की वजह से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं और पिता की आंखें लोह साए की ठंडी सलाखें हैं। इन काव्य सौंदर्य का अर्थ होता है कविता का भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में आती है उसकी विषय वस्तु, जो भी कविता में भावनाएं और विचार व्यक्त होते हैं वह होता है उसका भाव सौंदर्य, और जिस भाषा शैली में व्यक्त होती है वह कहलाता है उसका कला पक्ष। तो इस तरह से काव्य सौंदर्य में आपको उनका भावार्थ और उसकी भाषा शैली के बारे में बताना है कि भी माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। जैसे तीर्थ यात्रा पर कोई बस जाती है और अंतिम पड़ाव तक पहुंचने से पहले ही पंचर हो जाए, कहीं पर भी बस सफ़र के लिए जाती है और पंचर हो जाए पहिए तो वह सफ़र अधूरा ही रह जाता है। इस तरह से माँ की आंखें हैं कि माँ को तीर्थ यात्रा करानी थी, शायद कभी माँ को तीर्थ यात्रा कराता, लेकिन अब माँ की आंखें ही बुझ गई है, माँ की आंखों की रोशनी ही खत्म हो गई है, तो अब तीर्थ यात्रा कराने का कोई उद्देश्य नहीं रहा, कोई औचित्य नहीं रहा, इसलिए कवि महोदय ने ये कहा है। तो उन्होंने जो उपमान प्रयुक्त किए हैं, हो सकता है वे उपमान सबको सही लगे, लेकिन मुझे थोड़े भद्दे से लग रहे हैं, इसलिए मैं अपनी भावना व्यक्त कर रही हूँ। और सही बात यह है कि हम भी जो भी पाठ, कविता, कहानियाँ पढ़ते हैं, सबको अपने अपने तरीके से उस पर अपने भाव और विचार जरूर रखने चाहिए, क्योंकि आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं, तो जब तक आपका अपना चिंतन विकसित नहीं होता, अपनी सोच विकसित नहीं होती, आप अपनी तरफ से कोई कल्पना नहीं कर पाते, तब तक हिंदी पढ़ना भी निरर्थक है। इसलिए जो भी पाठ आप पढ़ते हैं, जो भी कविता पढ़ते हैं, उसके बारे में आपकी अपनी क्या राय है, उस पर भी आपको चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए और उसको बेधड़क व्यक्त करना चाहिए। पिता की आंखें लोह साए की ठंडी सलाखें हैं, और पिता की आंखें भी जैसे लोहे के औजार बनाने वाली, उपकरण बनाने वाली भट्टी होती है, और उस भट्टी में अग्नि नहीं होती है, तो वे सभी जो उपकरण होते हैं, जो लोहे की छड़ियाँ होती है, वे सब ठंडी पड़ी रहती हैं, उनसे वो कोई निर्माण नहीं कर पाता। उसी तरह से पिता की आंखें भी ठंडी हो गई है, बेजान हो गई है, निर्जीव हो गई है, वे भी कुछ नहीं देख पाती। तो उन्हें माता पिता दोनों की आंखें बेजान, निर्जीव या आंखों की रोशनी बुझ जाने से जो दुख है, उस दुख को कवि ने व्यक्त किया है अपने शब्दों में, अपने तरह के उपमानों में। ठीक है, आगे है योग्यता विस्तार। घर में रहने वालों से ही घर घर कहलाता है। पारिवारिक रिश्ते खून के रिश्ते हैं, फिर भी उन रिश्तों को न खोल पाना कैसी विवशता है, अपनी राय लिखिए। ये जो प्रश्न दिए हैं इन तीनों के बारे में चिंतन करके, अपने विचार व्यक्त करके आप अपनी योग्यता में अभिवृद्धि कर सकते हैं। और योग्यता में विस्तार करने के लिए मतलब आपकी बौद्धिक योग्यता, आपकी चिंतन करने की क्षमता, आपकी कल्पना करने की क्षमता विकसित हो सके, बढ़ सके, और उनके लिए आप प्रेरित हो सके, इसीलिए योग्यता विस्तार के प्रश्न दिए जाते हैं। पहले प्रश्न का मैं थोड़ा जवाब देती हूँ कि घर में रहने वालों से ही घर कहलाता है। पारिवारिक रिश्ते खून के रिश्ते हैं, फिर भी उन रिश्तों को न खोल पाना कैसी विवशता है, अपनी राय लिखिए। सही है, घर में रहने वालों से ही घर कहलाता है, अन्यथा तो वह केवल 4 दीवारी है, मकान है। पारिवारिक रिश्ते खून के ही होते हैं, क्योंकि जो हम परिवार में पैदा होते हैं, हमारा जन्म होता है, वे सभी खून के रिश्ते कहलाते हैं। फिर भी उन रिश्तों का आपस में न खुल पाना, लगाव न हो पाना गरीबी की विवशता होती है। यानी अत्यधिक गरीबी के कारण वे रिश्ते प्रेम पूर्वक सांस नहीं ले पाते हैं, उन्हें विवशताएं, मजबूरियां और अभाव घिरे रहते हैं, जिनसे रिश्तों की ऊष्मा और गर्मी समाप्त हो जाती है। लेकिन मेरी राय में ऐसी स्थिति अत्यधिक अमीरी में आती है। मध्यम वर्ग जितना पैसा होना चाहिए जिनसे सुख सुविधा पूर्वक जिया जा सके। ज़्यादा धन होने पर रिश्तों में दूरियां आने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि बड़े बड़े घरों में सभी को अलग अलग कमरे मिल जाते हैं, तो वे आपसी प्रेम से ज़्यादा स्वार्थ जनित अहम में ही डूबे रहते हैं, जैसा कि आजकल अधिकांशतः देखने को मिलता है। उन्हें बस अपनी सुख सुविधाओं और अपनी ज़रूरत से मतलब होता है, बाकी सबके साथ प्रेम से उठने बैठने का शायद उनके पास समय नहीं होता। या यूँ कह सकते हैं हम कि अत्यधिक गरीबी और अत्यधिक अमीरी दोनों ही रिश्तों के लिए या प्रेम के लिए, पारिवारिक प्रेम के लिए घातक है, जो न चाहते हुए भी रिश्तों में संवादहीनता और दूरियां पैदा कर देती है, जड़ता पैदा कर देती है, एक सूखापन, ठंडापन पैदा कर देती है, मधुरता को, सरसता को समाप्त कर देती है। ठीक है, आई बात समझ में।
आप अपने पारिवारिक रिश्तों और संबंधों के बारे में एक निबंध लिखिए। तो आपका अपना परिवार कैसी आर्थिक स्थिति में है और अपने पारिवारिक संबंधों में, रिश्तों में, खून के रिश्तों में कैसा रिश्ता है, कितनी ऊष्मा है, कितनी ऊर्जा है, ये सब आप लिखिए। इससे आपको लेखन करना भी आएगा। यह मेरा घर है के आधार पर सिद्ध कीजिए कि आपका अपना घर है। तो आप अपने घर को के बारे में लिखते हुए बताइए, अपने घर के बारे में भी बताइए, अपने रिश्तों के बारे में भी बताइए और सबके अपने आपसी संबंधों के बारे में भी लिखिए। ठीक है। अब है शब्दार्थ और टिप्पणी। पड़ाव, पड़ाव माने फेज, चरण। फेज मैंने आगे से आगे जो स्थितियाँ आती जाती है ना, उन्हें फेज कहते हैं। चरण स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे हम बढ़ते रहते हैं जिंदगी में, रास्ते में, यात्रा में। तो जो चरण आते हैं, जो पड़ाव आते हैं, ठहरने के स्थान या बदलने के स्थान, वे कहलाते हैं पड़ाव। लोह साएं मैंने लोहे के औजार बनाने वाली भट्टी। सलाखें, शलाखें मैंने लोहे की छड़। दीवट दिया रखने के लिए बनाया गया स्थान, ताकि वहीं पर दिया रख करके जलाया जाता है। और भुन्ना सी मैंने जटिल सी परिस्थिति या जंग लगी हुई, ठहरी हुई, या ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी स्थिति जिन पर हमें बहुत गुस्सा आता है, बड़ी तकलीफ होती है, तो कह सकते हैं कि भुन्ना सी। ठीक है। तो आपको प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमें हमेशा प्रश्न के उत्तर अपनी भाषा में, अपनी शैली में, अपने शब्दों में ही देने का प्रयास करना चाहिए। उनका प्रभाव भी अलग होता है और हमें अच्छे अंक भी प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।